Dear student, today we are going to do exercise 3.4 and starting with question number second of the question second. Second question is 5 years ago. Question is second. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. मतलब 5 साल पहले नूरी सोनू की जितनी एज थी उसकी थ्राइस थी. 10 years लेटर और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. 10 साल बाद सोनू जितने का भी होगा, जितनी भी एज उसकी होगी, नूरी उसका ट्वाइस मतलब डबल हो जाएगी. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. तो नूरी और सोनू की एज क्या है, प्रेजेंट एज. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट एज की. पता कैसे चला प्रेजेंट एज की बात हो रही है? इसमें क्वेश्चन में लिखा है हाउ ओल्ड आर. आर मतलब बेटा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की, ऑक्सिलरी वर्ब. तो आर से मुझे ये पता चला कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अपनी तरफ से हम लोग लेट करते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू वाई. अच्छा, ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दो वेरिएबल में कर रहा हूँ, एक्स और वाई में. आप चाहो तो इसको एक वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल में भी कर सकते हो. ठीक है, सिंगल वेरिएबल, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस और वहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि आप इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करो या फिर 2 वेरिएबल में बना के करो, तो आप इसे सिंगल वेरिएबल में भी कर सकते हो. वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होता है सिंगल वेरिएबल में भी. फ़िलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो ये बोला था बेटा कि नूरी जो है 5 साल पहले सोनू की एज की थ्राइस थी. तो अगर इनकी प्रेजेंट एज अभी एक्स है तो 5 years एगो इनकी एज कितनी रही होगी, मतलब 5 साल पहले. 5 साल पहले, तो अभी जो भी हम जितने भी साल के हैं तो 5 साल पहले हम 5 साल कम के होंगे, है ना. तो ऐसी अगर 5 साल पहले की बात करें, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, तो नूरी एज कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 5 years, है ना. अभी x है, प्रेजेंट x है, तो 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएगी, तो x माइनस 5 years. ऐसी सोनू की एज भी कितनी हो जाएगी, सोनूज एज वो भी हो जाएगी x माइनस 5 years, y माइनस 5 years. ठीक है, तो दोनों की एज 5 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है, x माइनस 5 एंड y माइनस 5. नाउ इसमें रिलेशन हमें दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये बोला गया था कि जो नूरी की एज है, नूरी की एज क्या है, x माइनस 5 साल पहले, वो सोनू की एज का, सोनू की एज क्या है, y माइनस 5 का थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है. तो नूरी की एज सोनू की एज का 3 टाइम्स 5 साल पहले. ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम लोगों ने बना लिए. इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि लाइक मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, x माइनस 5 एंड 3 के अंदर इंटू कर देता हूँ. तो 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 इंटू 5 15. ठीक है, अभी एक मैसेज आया, सर क्वेश्चन नंबर 8 शायद रॉन्ग है. ओके बेटा, अभी देख लूँगा. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ. लाइक माइनस 15 तो अपनी जगह, ये 5 इधर उठ के आएगा तो माइनस का है, प्लस हो जाएगा. तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10. तो यहाँ से हम लोगों के पास आ चुकी है इक्वेशन 1. सेकेंड कंडीशन में ये बोला गया था 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी. देखो बेटा 10 साल बाद, अच्छा ये 10 साल बाद हमें कब से 10 साल कह रहा है, ये प्रेजेंट से 10 साल बाद कह रहा है. ठीक है, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की ट्वाइस हो जाएगी. तो आफ्टर 10 years, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर 10 years, 10 साल बाद. तो 10 साल बाद नूरीज एज कितनी हो जाएगी, नूरीज एज 10 साल बाद. तो अभी जैसे नूरी x की है तो 10 साल बाद उसमें 10 ऐड हो जाएगा, है ना, तो x प्लस 10 हो जाएगा. ऐसी सोनू की एज भी 10 साल बढ़ जाएगी. तो सोनू की एज अभी प्रेजेंट वाली y है, तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा. ना अब इनमें जो रिलेशन दिया है अब हमें वो देखना है. तो इसमें रिलेशन ये दिया था कि जो नूरी है, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का डबल हो जाएगी, मतलब सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी.
ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं x प्लस 10 और यहाँ पे 2y प्लस 2 10 20। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल सब एक तरफ कर देते हैं एंड कांस्टेंट सब एक तरफ। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन 2 बन गई। ना आप इस इक्वेशंस को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो या आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके दोनों की मतलब x और y की वैल्यू निकाल लेना और ये इनकी परसेंटेज है। ठीक है, तो ये थी बात। अगर हमारा क्वेश्चन आता है लाइक 2 वेरिएबल से सॉल्व करो, है ना, क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन बाय 2 वेरिएबल्स, तो आपको ऐसे करना है। बट इन केस हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया, ना तो 2 वेरिएबल, ना 3 वेरिएबल, ना सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसका हम कैसे करेंगे, इसको बहुत ही ईजी तरीके से आप देखो बेटा। ये बोला गया है सबसे पहली चीज़ कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 5 years एगो। 5 years एगो नूरी जो है वो सोनू की एज की थ्राइस थी। ठीक है, तो 5 years एगो की हम एज ले लेते हैं। नूरी की 5 साल पहले की एज जो है एक्स ले ली। ठीक है, नूरी की एज 5 साल पहले कितनी थी, सॉरी सोनू की एज उल्टा लिख दिया। हाँ, तो हम 5 years पहले की एज ले लेते हैं। 5 years एगो, 5 years एगो सोनूज एज, हमने ये लेट कर लिया 5 years एगो सोनूज एज। तो यहाँ से सोनू की एज हमने लेट कर लिया एक्स। अब इसने साफ साफ बोला है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू की एज का थ्राइस थी, तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, है ना। ये हो गया हम लोगों का। अब उसके बाद बोला 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद, तो पहले हम इनकी परसेंटेज लिख लेते हैं। तो इनकी परसेंटेज कितनी हो गई, 5 साल पहले एक्स थी तो परसेंटेज हो गई सोनू की, सोनू एज फॉर सोनू, सोनू की एज हो गई परसेंटेज x प्लस 5 एंड एज ही नूरी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 3x प्लस 5, है ना। और अब इसने बोला है अब से 10 साल बाद, तो 10 years, आफ्टर 10 years, तो आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years क्या बोल दिया इसने कि जो पहले लिख लेते हैं आफ्टर 10 years सोनू की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 15, है ना। अभी x प्लस 5 है तो इसमें 10 ऐड हो जाएगा तो x प्लस 15। ऐसे ही नूरी की एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 15, है ना, आफ्टर 10 years। अब ये क्या बोला इसने कि जो सोनू की एज है, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का ट्वाइस है, सोनू की एज का ट्वाइस है, नूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया 3x प्लस 15 एंड अंदर 2 की मल्टीप्लाई होती है 2x प्लस 30, x वाले एक तरफ, तो मैं 2x को इधर ले आया, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 30 माइनस 15 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू आ चुकी है। x की जैसी वैल्यू आई, अब हम लोग दोनों चीज़ बता सकते हैं। इनकी परसेंटेज, सोनू की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, अच्छा x की वैल्यू 15 है तो सोनू की एज 15 प्लस 5 20, ऐसी नूरी की एज कितनी हो जाएगी 15 3 से 45 प्लस 5 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये सिंगल वेरिएबल में आता है, अगर डबल में आता है तो आप इधर देख ही सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए सिंगल वेरिएबल में हमें लेट क्या करना है। देखो अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिंगल वेरिएबल में क्या लेट करना है, तो बेटा हमें जो रिलेशन दिया हुआ है और वो जब का दिया है हमें वही लेट करना है। जैसे 5 years एगो का ही हमें रिलेशन दिया है, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू की थ्राइस थी। ठीक है, तो बस नूरी इक्वल्स टू सोनू की थ्राइस, सोनू की एज एक्स लेट कर लो 5 साल पहले की, तो नूरी की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। तो ऐसे लेट करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसको उतार लो। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का छूट जाता है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसको दोबारा शो कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं द सम ऑफ 2 डिजिट्स या सम ऑफ 3 डिजिट्स, इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें एक 2 डिजिट नंबर लिखना होता है। तो पहले मैं आपको ना एक
थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये बोला है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर को समझते हैं हम यहाँ पर क्या होता है एक 2 डिजिट नंबर। तो जैसे बेटा हमारे पास एक कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे लाइक ये 45 मैंने ले लिया। तो इस 45 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 40 + 5, है ना। एंड 40 को भी और ब्रेक कर सकता हूँ मैं 4 × 10 + 5, 4 × 10 + 5। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 × 10 + 5। डेट मीन्स कि जो ये वंस वैल्यू है, ये जो वंस वैल्यू है और ये जो टेंस वैल्यू है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 आपने बचपन में पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास में बता दिए जाते हैं। तो ये वंस थी, ये टेंस थी। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि जो टेंस वाली वैल्यू है उसकी तो 10 से इंटू हो गई, एंड जो वंस वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ ऐड हो गई। चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे 53 ले लो चाहे, तो 5 × 10 + 3 53, मतलब वंस वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐड हो जानी है, एंड जो टेंस वाली वैल्यू है उसकी 10 से इंटू। अच्छा, ये तो थी 2 डिजिट नंबर की बात। आप 3 डिजिट नंबर ले लो कोई भी, है ना। 3 डिजिट नंबर ले लिया तो देखो 3 डिजिट नंबर में कितनी डिजिट है 1 2 3। तो वंस, टेंस, 100, तो जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसकी 100 से इंटू हो जानी है, प्लस जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसकी 10 से इंटू, एंड वंस वाली एज इट इज़ ऐड। तो 100 × 4 400, 2 × 10 20, एंड प्लस 3। तो 100 + 20 + 3 100 423। ठीक है। तो हम लोगों के पास ये दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लाइक सबसे पहले आपका बहुत ही बेसिक है एक 2 डिजिट नंबर, बट अगर मैं इसको थोड़ा हार्ड बनाना है तो मैं एक 3 डिजिट नंबर बोलूँगा। तो मेन चीज़ क्या है ना, आपको लेट करना होता है उसमें। लेट क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो चीज़ ये है कि जैसे लाइक मैंने अगर कोई वंस डिजिट लेट करी, वंस डिजिट लेट कर ली मैंने x, मैंने टेंस डिजिट लेट कर ली y। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, एक 2 डिजिट नंबर लिखूँगा। तो एक 2 डिजिट नंबर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 × टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। तो ये इसका फॉर्मेशन है। आप इस चीज़ को याद रखिए, जो भी टेंस प्लेस पे डिजिट होगी उसकी 10 से इंटू, एंड जो वंस प्लेस पे डिजिट होगी वो एज इट इज़ ऐड हो जानी है। ठीक है। तो बात हो गई यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की। ठीक, अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, बोला गया द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट का सम 9 है। ठीक है। तो लेट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट ये हो गई हम लोगों की x, एंड टेंस डिजिट हम लोगों ने लेट कर ली y। ठीक है। एंड सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे देन 2 डिजिट नंबर। तो हमने यहाँ पे लिखा देन 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10 × टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। तो ये हो गया हम लोगों का 10y + x। ठीक है, 10y + x। तो एक 2 डिजिट नंबर हमारे पास आ चुका है। नाउ इसने ये बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो इसके डिजिट्स का हमको सम दे दिया, x + y = 9, है ना। एंड आगे ये भी बोला गया है इसने कि ज़्यादा ऊपर हो गया, आगे बोला है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है ना, ये इसके डिजिट का मतलब इसका अगर मैं 9 टाइम्स कर दूँ, मतलब इसमें 9 से इंटू कर दूँ, तो इस मतलब इक्वल, ये इक्वल होगा किसके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। एक नंबर के जिसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया गया। जैसे लाइक ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब हो गया बेटा, जैसे 56 था तो 65। मतलब क्या हुआ इसका कि जो पहले टेंस वाली डिजिट थी, है ना, अब वो वंस बन जाएगी,
एंड जो वंस वाली थी वो टेंस बन जाएगी। ये मतलब होता है ऑर्डर रिवर्स करने का, ठीक है। तो इसने बोला था 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब दिस नंबर, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। इसका 9 टाइम्स इज़ 10 इज़ ट्वाइस, मतलब 2 से हम लोगों को इनटू करनी है, पर किस में करनी है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, उस नंबर में जो ऑर्डर रिवर्स करने पे मिलता है हमें, ठीक है। तो ऑर्डर रिवर्स करना मतलब जो पहले टेंस थी अब वो वंस हो जाएगी, एंड जो वंस थी वो टेंस हो जाएगी। तो फाइंड द नंबर्स, तो हम लोगों को अब ये नंबर बताने हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 90y प्लस 9x, ये हो गया हमारा 20x प्लस 2y, ठीक है। तो x वाले एक तरफ, सबको एक तरफ ही ले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0। तो 90 यहाँ पे हो गया, 90 में से 2y गया, बचा 88y एंड माइनस 11x इक्वल्स टू 0। एंड आपके सामने ये दो इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू निकाल दोगे। और एक्स वाई की इसने वैल्यू देखो किसकी पूछी है, इसने एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछी है, एंड में लिखा है फाइंड द नंबर, मतलब हमसे नंबर पूछा है। तो नंबर क्या है हमारा 10x प्लस 10y प्लस एक्स। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी ना, आपको वो इसमें पुट करनी है। नंबर निकालने के लिए जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी आपको यहाँ पुट करनी है वो, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आप चाहे इसे सब्स्टिट्यूशन से करो या आप इसको एलिमिनेशन से करो। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी भी बच्चे को अगर कोई कुछ पूछना है इसमें कि सर ये पॉइंट बता दीजिए, सबको क्लियर है? सुप्रिया बेटा आपको क्लियर है ये? यस सर। संभवी, सुप्रिया, संभवी, यस सर। ओके बेटा। निकिता आपको? यस सर। चलो बेटा, तो फिर इसको आप कर लेना, है ना। और नंबर बताना इसमें, फाइंड द नंबर, नंबर बताने के लिए इधर वैल्यू पुट कर देना एक्स वाई की जो भी आएगी। नाउ हम लोग करते हैं अभी इसके बाकी सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी से हैं, वो आप लोग खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसका 5। अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 पर तो आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा है कि ये जो इक्वेशंस हमें दी हुई है इसमें कौन से सॉल्यूशन होंगे, मतलब किस टाइप की इसकी सॉल्यूशन प्रॉपर्टी होगी। लाइक इसमें नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया हुआ है बेटा पहले ही कि हम लोग क्या निकालते हैं, A1/A2 का रेशियो निकालते हैं। A1/A2 B1/B2 रेशियो नहीं, ये फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। और अगर ये कैसी हो कि A1/A2 किसके इक्वल हो, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू हो किसके, C1/C2 के। तो किस टाइप का रिलेशन होता है निकिता, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू हो B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू हो C1/C2 के। तो किस टाइप का रिलेशन होगा बेटा, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? बोलो सर यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आप बताओ बेटा, सुप्रिया आप बताओ। पैरेलल लाइंस, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछ रहा हूँ उनका, मैं सॉल्यूशन कि उसमें यूनिक होगा, इनफाइनाइटली नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो प्रिंस कौन सा सॉल्यूशन होता है, किस टाइप का सॉल्यूशन होता है अगर ये तीनों इक्वल हो जाए? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। गुड बेटा। अच्छा नंदनी,
अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू हो b1/b2 के, तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? सर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो हमसे क्वेश्चन में डिमांड भी किसकी की गई है? केवल यूनिक सॉल्यूशन की, है ना। तो अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर a1/a2 आपका नॉट इक्वल्स टू आ जाए b1/b2 के, तो फिर आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दिखाना है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम लोग सॉल्व भी इस टाइप की इक्वेशन को कर सकते हैं जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को भी हम सॉल्व नहीं कर पाते एंड नो सॉल्यूशन वाली को भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? केवल जिनका यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो आप लोग सबका a1/a2 b1/b2 का फ्रैक्शन देख लेना, जिसका भी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के हो जाए तो उसको फिर आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले वाले को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों के पास है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो इक्वेशन है। तो a1 की वैल्यू क्या होती है? जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा तो 1। a2 की वैल्यू क्या होती है? जो नीचे की तरफ x का कोफिशिएंट है। ऐसे ही ऊपर की तरफ b1 की वैल्यू -3 विद अलॉन्ग विद साइन। ठीक है, साइन के साथ लेनी है, ऐसे -9 एंड c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू -3 एंड -2। तो हमने यहाँ पे देखा a1/a2 तो वो आ गया हमारा 1/3 एंड b1/b2 वो आ गया हमारा -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 3 9 एंड c1/c2 हो गया हमारा -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हम लोगों का यहाँ से आउटकम आया a1/a2 इक्वल्स टू है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू है वो c1/c2 के। तो ये तो हमारा नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, तो इसका तो हम लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। नाउ नेक्स्ट वाला हम चेक करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और नीचे की तरफ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब देखोगे, अगर मैं a1/a2 की बात करूँ तो a1/a2 है हमारा 1/3 एंड b1/b2 हो गया हमारा यहाँ से 1/2। ठीक है, और c1/c2 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं c1/c2 वो है हमारा -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल 5/8। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन के आई वो ये आई है कि a1/a2 वो नॉट इक्वल्स टू है b1/b2 के। तो ये हो गया क्या हमारा यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी सा मेथड है। जैसे आपके यहाँ पे जो वेरिएबल है अगर वो एक्स वाई है तो आप इधर x लिख दीजिए। ठीक है, इधर आप x लिख दीजिए एंड इक्वल्स टू इधर y एंड इक्वल्स टू इधर की तरफ आप लिख दीजिए 1। ठीक है, x y एंड 1। अच्छा, a b में होगा तो इधर a इधर b इधर 1, तो किसी में भी हो आपको समझ आ गया अब कैसे करना है। नाउ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है बेटा, x वाले में हम लोग क्या करते हैं, ये जो x है ना, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम किस तरीके से इसे करेंगे। ये जो x है इसको छोड़ दो, आप इसको ड्रॉप कर दो, इसको ड्रॉप कर दो दोनों तरफ से। x वाले में जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे x है तो x वाले को ड्रॉप कर दो, तो अब बचा क्या y। तो y वालों के दोनों वेरिएबल दोनों कोफिशिएंट लिख दो यहाँ पे, जैसे 1 एंड इधर 2। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि वो ना इन्हें फ्रैक्शन में लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं, जैसे माइनस है इधर भी माइनस, इसका माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, या नीचे का जो माइनस है या जो नीचे का माइनस है उसको ऊपर पहुंचा देंगे, फिर क्वेश्चन हो जाता है गलत। फिर मैं पूछता हूँ बेटा क्या हुआ था, ऐसे माइनस ऊपर कैसे आ गया? सर ये तो फ्रैक्शन में है। तो आप ध्यान रखिएगा ये फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है,
ये पहली चीज़ तो ये फ्रैक्शन में नहीं है। दूसरा, हम जब y वाला x वाला देख रहे हैं तो हमें किसके कोफिशिएंट देखने हैं, y के और c के, ठीक है, y एंड कांस्टेंट टर्म। तो y का कोफिशिएंट है 1, इधर y का 2, कांस्टेंट टर्म है हमारी -5, इधर की तरफ -8। नाउ हम अब देख रहे हैं किसका, y का। तो y के नीचे हम क्या लिखेंगे, y के नीचे हम y वाले को छोड़ के, y वाले के छोड़ के इसके आगे की तरफ जो है, तो इसके आगे की तरफ क्या, -5 एंड -8, फिर घूम के दोबारा पीछे आ जाते हैं इधर ही। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या, नीचे की तरफ x का क्या है 3, ठीक है। एंड लास्ट वाला, तो मतलब ना ये ना सर्कुलर मोशन में चलना है। सर्कुलर मोशन मतलब लाइक जैसे पहले हमने x देखा तो हमने ये देखा, ठीक है, ये वाली वैल्यू देखी और इसके आगे वाली, फिर हम y देखेंगे तो ये वाली वैल्यू और फिर इसके आगे वाली, और फिर जब हम दोबारा से कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू, कांस्टेंट टर्म को छोड़ के ये वाली वैल्यू एंड इसके आगे वाली। तो मतलब ये एक सर्कुलर मोशन में चलेगा। इस मोशन को आप ब्रेक मत कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहले इधर देख लिया फिर आगे देख लिया, नहीं, आप एक सर्कुलर मोशन को ही फॉलो करिए, आपकी कभी भी इस क्वेश्चन में एरर नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो y मैंने देखा था तो उसके आगे था कांस्टेंट टर्म -5/-8 एंड 1 और इधर नीचे 3। ऐसे ही हम अब देख रहे हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ये लास्ट वाला, इसको छोड़ के इसके आगे हम आ जाएंगे दोबारा से x पे। तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 एंड 3, एंड y का कितना है 1 एंड 2, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1 1, फिर उसके आगे 5 5, फिर आगे ये 5 5, फिर 1 3, फिर आगे भी 1 3, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। 1 पहले वाला तो आपको पता ही है x वाला कैसा लिखना है, उसको छोड़ के उसके आगे जो भी है, एंड फिर उसके बाद ये जो टर्म इधर लास्ट में, फिर ये इधर आ जाएगी, फिर जो इधर ये लास्ट में, फिर ये इधर आगे आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी आपकी गलतियाँ नहीं होगी, ठीक ना। इसके बाद मेन चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट है जो सबसे, वो है इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हम लोगों को कैसे करना है अब इसको देखिएगा। तो x तो अपनी जगह x y और ये 1 ये अपनी जगह एज इट इज़ बने रहेंगे, इनका अभी कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, ये एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर की तरफ जो टर्म्स है ना बेटा, इधर की तरफ ये वाली टर्म्स, तो ये एज इट इज़ अपनी जगह पे रहती हैं, एंड बाकी क्रॉस बन जाता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, बाकी सबकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये एज इट इज़ अपनी जगह पे बनी रहती हैं, ठीक है ना। तो देखो इनको चाहे तो आप पहले भी लिख सकते हो, 1 इधर 5, ठीक है, इधर 1। अब बाकी इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर -8 की 1 से, फिर -5 की 2 से, एंड इनके बीच में ना एक नेगेटिव साइन आ जाता है, ऐसी -5 की 3 से, ठीक है, और इनके बीच में एक नेगेटिव साइन, एंड 1 की -8 से, ऐसे इधर 1 की 2 से, बीच में नेगेटिव साइन 1 की 3 से। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, x अपॉन -8, -5 2 जा -10 एंड माइनस +10, इधर भी y -15 एंड 8 1 जा 8, माइनस +8, इधर 1 2 -3, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया x अपॉन 2, इधर हो गया y अपॉन 7 माइनस का, एंड इधर हो गया 1 अपॉन -1, ठीक है, 1 अपॉन -1। तो अब हम लोग इससे आगे कैसे करते हैं, इससे आगे बहुत इजी है, मतलब यहाँ तक आप पहुँच गए ना, उसके बाद ये बहुत इजी है। ये अब हमारा मेथड जो है, इवन अगर मैं बोलूँ ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा इजी होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या इधर ले जाएं, क्या उधर ले जाएं, सीधा सीधा करते चले जाओ बस। तो अब हम लोग ना क्या करेंगे, किसी भी दो पेयर को साथ लेंगे। किस दो पेयर को साथ लेते हैं मोस्टली हम, जिसमें एक तो वैल्यू सारी पता हो और जिसमें एक वैल्यू नहीं हो। जैसे लाइक मैंने ये फर्स्ट वाले को लेना है साथ, किसके, थर्ड वाले के। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में एक अननोन वेरिएबल है एंड थर्ड में सारी वैल्यूज़ नोन है। तो हमने यहाँ लिखा फर्स्ट एंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट वाला इक्वल्स टू रख दिया हमने थर्ड वाले के, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 पर के साथ ऊपर वाले 1 के साथ चला गया, तो 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, x की वैल्यू आ गई
यहाँ से, और सेकंड और थर्ड ले लूँगा मैं, तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड एंड थर्ड y अपॉन -7 इक्वल्स टू 1 अपॉन -1, तो y की वैल्यू आ गई -7 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 7। तो ये था हम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही इजी मेथड था। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सर मेरे को नहीं समझ में आया कुछ स्टेप। नहीं समझ में आया? ओके बेटा, अभी समझा देते हैं दोबारा से। अब नोट डाउन कर लीजिए पहले यहाँ तक, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ, इससे स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। तो नोट डाउन कर लिया हो तो आप देखिए स्टार्टिंग से बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोगों को ये चेक करना है कि जितनी भी हमारी ये इक्वेशंस थी, क्या इनका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, है ना? तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है क्या करना है हम लोगों को, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और ऐसे c1 c2, इनको कंपेयर करना है आपस में। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अच्छा एक चीज़ और, सपोज a1 अपॉन a2 वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल नहीं है, बट वो c1 अपॉन c2 के हो गया। तो पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है ना, तो फिर उसको चेक ही नहीं करना आगे, चाहे वो c1 अपॉन c2 के इक्वल हो या ना हो, ठीक है? तो जैसे ही b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं हुआ तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस टाइप की इक्वेशंस को ही हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आपको पता ही है क्या करना होता है कि जो भी ये कांस्टेंट हम लोगों का राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू के, सबसे पहले आपको इसे लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है? तो मैंने भी यहाँ भी यही किया, हर जगह यही किया, तभी मैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को भी निकाल सकता हूँ, तभी निकाल सकता हूँ, ठीक है? उससे पहले आप मत करना वरना गलत हो जाएगा। तो हमने ये किया कि जो भी हमारे कांस्टेंट राइट हैंड साइड थे उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, ठीक है? सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया हम लोगों ने। तो अब इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, तो बेटा जैसे यहाँ पे अननोन वेरिएबल x और y है, तो हम लोग यहाँ भी क्या लिख देंगे, x और इधर y। अगर अननोन वेरिएबल जैसे a b होते तो मैं इधर a इधर b लिख देता। इधर तो 1 चलता रहेगा, मतलब इधर चाहे कुछ भी हो, इधर 1 ही रहना है हर कंडीशन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले देख रहे हैं ये x, तो x के नीचे कौन सी टर्म्स आएगी। तो आपको क्या करना है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ x की, तो x को छोड़ दो, मतलब x को ड्रॉप कर दो, x को ड्रॉप कर दो ऐसे। तो x को ड्रॉप करके उसके आगे क्या लिखा है, y, और उससे आगे क्या लिखा है, कांस्टेंट टर्म। तो आपको जो यहाँ पे टर्म्स लिखनी है ना, वो x के आगे वाले वेरिएबल जो हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं। जैसे y का इधर क्या है 1, इधर क्या है 2, तो ये हो गया 1 और ये 2। हाँ एक चीज़ और, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है? फ्रैक्शन में मतलब अपॉन में नहीं है, ये अलग अलग है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? तो ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, x, जब बात कर रहे हैं हम x, तो उसके नीचे किसके कोफिशिएंट लिखने हैं, y1 एंड y2, और ऐसी c1 एंड c2, ठीक है? फिर हम बात कर रहे हैं y की, तो जब हम बात कर रहे हैं y की, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम y को ड्रॉप कर देंगे, मतलब y के जो भी कोफिशिएंट है हमें वो नहीं लेने हैं, ठीक है? उससे आगे की तरफ देखना है, आगे की तरफ मतलब इधर की तरफ देखना है, हर कंडीशन में हमें इधर की तरफ देखना है। मतलब ये एक सर्कुलर मोशन है, इधर से ऐसे घूम के फिर इधर ही आना है ये, ठीक है? सर्कुलर मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो हम लोगों ने जैसे y का देख रहे हैं तो y को ड्रॉप कर देंगे, उससे आगे क्या कोफिशिएंट है, -5 -8 इधर लिख देना है, एंड फिर दोबारा घूम के किस पे आ जाएंगे, x पे। तो x के कोफिशिएंट क्या है, 1 और 3, तो वो इधर लिख दिया। नाउ हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म, तो जब हम कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, अब किसको ड्रॉप कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? अब कौन सी टर्म को ड्रॉप कर देना है आपको, कांस्टेंट टर्म, मतलब ये जो लास्ट वाली है इसको आप ड्रॉप कर दो। और मैंने बताया था सर्कुलर मोशन है ना, इस टाइप से चलता रहेगा ये, फिर घूम के हम दोबारा किस पे आ गए, x पे। तो मैंने इसको ड्रॉप किया, तो मैं किसके कोफिशिएंट लिखूंगा, x1 a1 अपॉन a1 और a2 के, तो a1 1 है,
Recording in progress. Recording stopped. हेलो संचित बेटा, आपको समझ में आया? यस सर। ओके, प्रिंस नहीं आया बेटा। तो बात कर रहे थे हम लोग कांस्टेंट टर्म की बेटा प्रिंस। तो कांस्टेंट टर्म में हम क्या करेंगे, उसे ड्रॉप कर देंगे एंड x1 a1 और a2 एंड ऐसे इधर b1 और b2 के कोफिशिएंट हम यहाँ लिख देंगे। मतलब x और y के कोफिशिएंट हम लोग कहाँ लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म के नीचे। ठीक है, हमने उन्हें कांस्टेंट टर्म के नीचे लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो इधर वाली टर्म है वो आगे रहेगी, है ना। इधर वाली टर्म आगे, इधर वाली टर्म आगे। सर मुझे वाला स्टेप अभी भी नहीं समझ में आया। कौन से वाला? सर वो एक्स वाई वाला, कौन सा एक्स वाई वाला बेटा? जिसमें आपने अपॉन में लिया नंबर। अपॉन में तो है ही नहीं, मैंने बताया तो, ये अपॉन में नहीं है, ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है, ये फ्रैक्शन में नहीं है ये, ओके सर। है ना। ये फ्रैक्शन में नहीं है ये। आप देखिए ना, बहुत ही सिंपल तरीका ये है। आप ये सोचिए कि अगर आप x ले रहे हो तो x के आगे की तरफ जो भी कोफिशिएंट है आपको वो उसके नीचे लिखने हैं, x वाले को छोड़ के। ठीक है, अगर आप y ले रहे हो तो y के आगे जो भी कोफिशिएंट है वो उसके नीचे लिखने हैं, y वाले को छोड़ के। जैसे आपने यहाँ पे x लिया, ये x है ना, इधर मैं इसको लिख दूँ, तो ये x था, तो x वाले के जो कोफिशिएंट है वो ड्रॉप कर दो, y वाले के कोफिशिएंट लो बस केवल। मतलब आप जब x लिख रहे हो तो a1 अपॉन a2 ड्रॉप कर दो। कौन कौन बच गया? b अपॉन b1 और b2, c1 और c2, उसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, जब आप इसके बाद आप अगर y देख रहे हो, y को ड्रॉप कर दो, उसके आगे के कोफिशिएंट क्या है, 5/8, और फिर दोबारा से सर्कुलर मोशन 1/3, उसको आगे लिख दो उसके नीचे। फिर आप कांस्टेंट देख रहे हो तो कांस्टेंट में इसे ड्रॉप कर दो, फिर सर्कुलर मोशन हमारा इधर से फॉलो होगा, तो 1 और नीचे 3 एंड 2 और नीचे 1 और नीचे 2। ठीक है, और एक चीज़ अब बहुत सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे जो लास्ट में टर्म होगी वो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगी, और यहाँ पे जो लास्ट में टर्म होगी यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपका कहीं गलत तो नहीं हो रहा, है ना। ये चेक करने का तरीका है। उसके बाद जो फर्स्ट वाली टर्म्स है आप उन्हें आगे लिख दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबकी फर्स्ट वाली टर्म आगे लिखनी है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 इंटू -8, माइनस का साइन बीच में, ऐसे -5 इंटू 2, और इधर भी -5 इंटू 3 एंड माइनस का साइन बीच में, एंड 1 इंटू -8, इधर भी 1 इंटू 2, माइनस का साइन बीच में, एंड 1 इंटू 3। ठीक है, और उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन करनी आती है, कैलकुलेशन आपने करनी है इन सबको, ऐड मल्टीप्लाई जो भी ये हो रहे हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक नोन वेरिएबल, मतलब जो वैल्यू हमें नोन है और जो अननोन है उनको साथ साथ ले लेंगे। तो जैसे फर्स्ट वाले को मैं थर्ड वाले के साथ लूँगा पहले, यहाँ से फिर सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, फिर सेकंड वाले को थर्ड के साथ ले लूँगा, यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लूँगा। अभी बताओ प्रिंस, समझ आया नहीं आया? ये सर आ गया। ओके बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो ना सर हमारे एसएससी के मॉड्यूल कब मिलेंगे? बेटा एसएसटी के मॉड्यूल बहुत जल्द मिल जाएंगे आपको, बहुत ही जल्द। मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होते ही ना मैं आपको एसएसटी ही कराऊंगा। फिर ये चैप्टर कंप्लीट होते ही हम लोगों की एसएसटी और अपनी उसकी क्लास चलेगी एनटीएससी की। बस ये चैप्टर कंप्लीट होने दो आप, ठीक है। तो आप इसकी एक्सरसाइज जो है 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इसके सारे पार्ट करके मुझे भेजिए होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.5 एंड एक्सरसाइज 3.4 का जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट एंड एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट। ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको करके मुझे भेजना है आज तक, मतलब आज रात तक, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए होमवर्क। बेटा 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट
3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट।